जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 ये खंड सेकंड का पार्ट होगा और इसमें हम पढ़ेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में। तो स्टार्टिंग चैप्टर की होगी हमारे यहाँ पर, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है की गई है ये है भूमंडलीकृत विश्व का बनने से। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर भूमंडलीकृत, यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइज्ड इंग्लिश में, विश्व का बनना। किस तरह से जो हमारा विश्व है पूरा वो भूमंडलीकृत हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बात है आधुनिक युग से पहले की। तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। तो वैश्वीकरण की बात जो हम करते हैं वो किस तौर पर कर रहे हैं यहाँ पर तो हम आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो कि लगभग पिछले 50 सालों में जो हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत बनने की जो प्रक्रिया ये व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। तो यहाँ पर चाहे हम यहाँ पर बात करें व्यापार की या काम की तलाश की या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों की या पूंजियों की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रही हैं, तो इन सभी का एक लंबा इतिहास रहा है। और जब अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी दुनिया ऐसी बनी है। यानी कि जब हम इस सब के बारे में पढ़ ही रहे हैं वैश्विक संपर्कों के बारे में, तो यहाँ पर हमें उन युग के बारे में भी जान लेना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी जो दुनिया है आज ये ऐसी बनी है। तो किस तरह से हमारी दुनिया आज ये ऐसी बनी है। तो इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न कह दो या फिर यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। तो बहुत सारे व्यापारी रहे हैं, यात्री रहे हैं, पुजारी, ये सभी जो हैं अपने ये सभी उत्पीड़न या फिर यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान की इन्होंने दूर दूर की यात्राएं की हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो सिंपल सी बात है वो वहाँ से पैसों को लेगा, दूसरे पैसे वहाँ से फिर उसको मिलेंगे। मूल्य मान्यताएं वहाँ की अलग होंगी, दूसरी जगह की अलग होंगी। सबके अपने अपने टैलेंट, हुनर अलग अलग होंगे, सबके अपने अपने विचार अलग अलग होंगे। तो ये इधर से उधर होते रहे हैं बहुत लंबे टाइम से और नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रही हैं। इसी के साथ व्यक्ति अपने साथ कीटाणुओं को भी इधर से उधर लेकर चलता रहा, बीमारियों को भी साथ लेकर इधर से उधर चलता रहा। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी एशिया वाला जो आज के टाइम में क्षेत्र है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के इलाके से जुड़ा हुआ था। तो 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव, जिसको हम हिंदी में मालदीव कहते हैं, तो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ हैं जिन्हें पैसा या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ये चीन और पूर्वी अफ्रीका तक ये पहुंचती रही हैं। तो यानी कि उस टाइम पर जो हज़ारों साल पहले पाई जाती थी ये कौड़ियाँ जो कि पैसे के रूप में, करेंसी के रूप में यूज़ की जाती थी, तो अब ये चीन और पूर्वी अफ्रीका तक भी पहुंच रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है कि किस तरह से ये दूर दूर तक बीमारियां फैली। और इसी के साथ 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार का निश्चय साफ ही देखा जा सकता है। कब के बाद? 13वीं शताब्दी के बाद। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो चित्र दिखाया गया है इस चित्र में, ये चित्र एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र है। तो पानी पर क्या है, ये एक जहाज का चित्र है और गोवा संग्रहालय से है लिया गया है। ये 10वीं शताब्दी का एक चित्र है ये।
तो पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में जो समुद्री व्यापार था उसके महत्व का यहाँ पर पता चलता है कि उस टाइम पर किस तरह का व्यापार यहाँ पर किया जाता था। इसी के साथ अब देखते हैं हम रेशम मार्ग, जिसे हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, इससे जुड़ती दुनिया। यहाँ पर पहले आप ये चित्र देखिए, ये चीन में एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क रूट दिखाया गया है यहाँ पर, जिसको हम सिल्क रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो ये 8वीं सदी में गुफा 217 मोगाओ ग्राटोज, गंसू, चीन का ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट की, यहाँ से दुनिया कैसे जुड़ती है। तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का जो मार्ग है, संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण ये सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच जो व्यापारी या फिर सांस्कृतिक जो संपर्क वो सबसे जो हमें बिल्कुल जीवंत उदाहरण दिखता है बिल्कुल, तो वो कहाँ पर है, तो वो सिल्क मार्गों के रूप में ही दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम यानी कि सिल्क का कितना महत्व था, क्योंकि यहाँ से पश्चिम से रेशम भेजा जाता था। तो इसी से फिर क्या हुआ, इस रूट का नाम भी सिल्क रूट पड़ गया। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि ये एशिया को यूरोप और अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले ये पूरी दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं ये यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो इसी के यहाँ से हमारे मसाले कपड़े वगैरह पहुंचते थे दूसरे भागों में, और वहाँ से जो दूसरी कीमती चीज़ें थी सोना चांदी वो सब यूरोप से एशिया आती थी। व्यापार और संस्कृति ये आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी, यानी कि व्यापार का आदान प्रदान भी होता था और एक दूसरे की संस्कृति को भी जानने का मौका मिलता था, उसका भी आदान प्रदान होता था। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे, यानी कि स्टार्टिंग के फेज़ में जो ईसाई मिशनरीज आए थे वो इसी सिल्क रूट वाले मार्ग से एशिया में आते थे होंगे। और कुछ सदी के बाद मुस्लिम जो धर्म उपदेशक हुए हैं ये भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले, और इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म ये भी सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। तो बौद्ध धर्म भी इसी मार्ग से आगे फैला। अब बात करते हैं भोजन की यात्रा, यह है स्पेघेत्ती और आलू। तो हमारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे वहाँ जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे, यानी कि जैसे वो कहीं और जाते थे तो वहाँ पर जाने अनजाने में वो नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों, यानी कि जो फसलें जल्दी से तैयार हो जाती है खाने की उनको, यानी कि झटपट तैयार होने वाली जो फसलें हैं उनके भी जो स्रोत हैं वो साझा रहे हों। आइए स्पेघेत्ती और ये जो नूडल्स हैं इनका ही उदाहरण ले लेते हैं। माना जाता है कि नूडल्स जो हैं ये चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेघेत्ती का जन्म हुआ, या संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। तो यानी कि जो सिसिली है ये इटली का एक टापू है जहाँ पर हमने क्या देखा, पास्ता। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। तो ये जो आहार हैं हम देख रहे हैं ये अब हर जगह जगह यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम कभी भी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना हम जरूर कह सकते हैं, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा, यानी कि बहुत टाइम पहले भी सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वेनिस और पूर्वी विश्व
से आए व्यापारी हैं जो कि यहाँ पर चीज़ों की अदला बदली करते हुए दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये अपनी चीज़ों की यहाँ पर अदला बदली कर रहे हैं, इनको सामान दे रहे हैं कुछ और ये इनसे वापस इनसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ों की इस तरह से अदला बदली हो जाती थी, जिसको जो ज़रूरत होती थी वो बदल के ले लिया करता था अपने सामान से। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे जो दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। मतलब इस तरह के अगर ये जो प्रोडक्ट्स हम इतने सारे देख रहे हैं, तो अब से लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास इतने सारे ये खाद्य पदार्थ नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे थे जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, ये गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। तो ज़्यादातर जो खाने के जो सामग्री है, इतने सारे जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, ये अमेरिका के जो मूल निवासी रहे हैं यानी कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं, इंडियनों से हमारे पास आए हुए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई। अब जो हमें आलू बिल्कुल साधारण से दिखाई देता है, जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ यूरोप में, तो यूरोप के जो गरीब थे उनकी ज़िंदगी जो है वो आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत जो उम्र है वो भी बढ़ने लगी आलू आने के बाद। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, तो लाखों लोग जो थे वो भुखमरी के कारण मौत का शिकार हो गए या मौत के मुंह में चले गए। इतनी कीमत बढ़ चुकी थी यहाँ पर आलू की। तो यहाँ पर ये जो चित्र आप देख सकते हैं, इस चित्र को देखेंगे पहले हम। इस चित्र में दिखाया गया है आयरलैंड में यहाँ पर एक अकाल पड़ा है, देखिए। तो ये आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा है। तो इसमें फसल कट जाने के बाद जो बचे कुचे आलू थे, उन आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे दिख रहे हैं। और 1845 से 49 के बीच पड़े भयानक आलू अकाल के दौरान जो आयरलैंड था, इसके लगभग 10 लाख लोग जो थे वो भुखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दुगने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। तो यहाँ पर जब 1845 में अकाल पड़ा 1849 तक, तो बहुत सारे 10 लाख के करीब में लोग मारे गए और इससे भी दुगनी तादाद में लोग यहाँ से छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। तो अब देखते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। तो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जो जहाजी थे, जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, यानी कि एशिया तक का जो यूरोपियंस के जो जहाज़ थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में एशिया का रास्ता ढूंढ लिया था। तो जब उन्होंने एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा लगने लगा। तो यानी कि जो पूर्व का जो आधुनिक विश्व था वो बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। और इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी, जो हिंद महासागर वाला रास्ता था। तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की जो दिशा है वो यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगी। तो इसकी जो फसलें थी वो हर दिशा में फैलने लगी। और आज के जो पेरू और मैक्सिको हैं, इसमें मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, इसने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया से होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। तो यहाँ पर जब अमेरिका में यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर चांदी जो है
वो काफ़ी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है और बहुत सारी धातुएं यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से लोगों के द्वारा बनाए जाने लगे और यहीं पर इसको जो एल डोराडो था, तो एल डोराडो को सोने के शहर के रूप में भी जाने जाने लगा और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान भी यहाँ पर शुरू हो गए। तो 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और जो स्पेनिश सेनाएं थीं, तो पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। किन्होंने? तो पुर्तगाली और स्पेनिश की सेनाओं ने। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे। मतलब ये क्या करते थे? यहाँ पर बीमारी फैलाते थे, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। जो इन लोगों को ये बीमारी थी चेचक की, तो अमेरिका के लोगों के पास बचने के लिए कोई प्रतिरोधी क्षमता इनके पास नहीं थी। तो जब इनके पास कोई नहीं थी क्षमता, तो इसके बाद क्या होता है? फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक जो थी वो बहुत मारक साबित हुई और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई और जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोगों को भी इसने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और इसने पूरे के पूरे समुदायों को ख़त्म कर डाला और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता और भी आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मतलब अगर कोई बंदूक ले तो भाई उसको छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता था। पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि जो हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी, क्योंकि भाई वो लोग क्या करते हैं, उनके पास इसको बचाव का तरीका भी था। असंतुष्ट होता है जो स्थापित विश्वास और तरीकों को नहीं मानते, उसे कहते हैं असंतुष्ट। तो यहाँ पर 19वीं सदी में क्या होता है? 19वीं सदी तक यूरोप जो था, यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। वह इस वजह से हज़ारों लोग थे जो थे वो यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। फिर 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। यानी कि 18वीं सदी का जब काफ़ी समय बीत गया तो उसके बाद भारत और चीन को भी दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था और एशियाई व्यापार भी उन्हीं का दबदबा था। यानी कि जो एशियाई व्यापार था उसमें भी भारत और चीन का ही दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध जो हैं वो कम करना शुरू कर दिए थे और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा और चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो यूरोप जो था यही क्या बना? फिर विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यूरोप ही बना। यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है, ये चित्र देखिए, ये गुलामों की खरीद फरोख्त यहाँ पर दिखाई जा रही है कि गुलामों को किस तरह से खरीदा बेचा जाता था। तो यहाँ पर एक जो खरीदार है ये नीलामी के लिए यहाँ पर इसने कतार में खड़े किए हुए गुलामों को गौर से देख रहा है। ये जो देख रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये टोपी पहना हुआ, ये इनको गुलामों को देख रहा है खरीदने के लिए। और इस चित्र में चारों ओर जो औरतें हैं और लंबी टोपी पहने 7 पुरुष, 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पर 7 टोपी पहने हुए पुरुष और ये बच्चे भी किसके लिए खड़े हैं? तो ये भी बिकने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। तो यानी कि ताकि इन्हें अच्छी कीमत मिले इसलिए इन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर क्या लाया जाता था? बाजार में लाया जाता था गुलामों को, ताकि इन्हें अच्छी कीमत मिले। अब देखते हैं 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में क्या होता है? तो 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक। तो 19वीं शताब्दी
या 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों से पूरे के पूरे समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमन में 3 तरह के गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया। तो अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमन में क्या किया था, इन्होंने 3 तरह की गतिविधियों को या फिर जो प्रवाह थे इनका उल्लेख किया। इनमें जो पहला प्रवाह था वो था व्यापार का होता था, जो कि 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। यानी कि पहला प्रवाह वो था जो मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था, और वस्तुओं के व्यापार में यहाँ पर कपड़ों या गेहूं के व्यापार से। दूसरा जो था वो श्रम का प्रवाह होता था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरा प्रवाह था पूंजी का। तो तीसरा प्रवाह होता था पूंजी का, जिसे अल्प या फिर दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। तो यानी कि इसको क्या किया जाता था, या तो थोड़े टाइम के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए अलग अलग इलाकों में इसको यहाँ पर निवेश किया जाता था। तो ये हुआ करते थे 3 तरह के प्रवाह जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद अटूट संबंध जो थे वो टूट भी जाते थे। और उदाहरण के लिए वस्तुओं या फिर पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। भाई देखिए, अगर सामान को इधर से उधर लेके जाना है, वस्तुओं को इधर से उधर लेके जाना है, इनकी आवाजाही करनी है, तो वो एक ईजी हो जाएगा टास्क। लेकिन जब इंसान को लेके जाने की बात हो इधर से उधर, तो उन पर बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों को एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व जो अर्थव्यवस्था है को ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस तरह से होता है। तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक रूप यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर हम विचार करें तो बेहतर होगा। यानी कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन था तो और उपभोग था, उसके बदलते हुए क्या रुझान थे, क्या विचार थे, उनको समझेंगे। और सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो भाई सभी जो देश हैं वो भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात ही अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर था वो गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे के क्या कारण थे आखिरकार। तो यहाँ पर 18वीं सदी के आखिरी दशकों में जो ब्रिटेन था उसकी आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। तो जब यहाँ की जो आबादी थी ब्रिटेन की वो तेज़ी से बढ़ने लगी, नतीजा ये हुआ कि देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। अब जब आबादी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है भोजन की मांग भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग भी बढ़ने लगे तो कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े जो भूस्वामी थे, बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी कि यानी कि अब जो सरकार है वो कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करेगी मक्का को। जिन कानूनों के सहारे सरकार यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था, क्योंकि मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं तो इसलिए इसका नाम किया गया कॉर्न लॉ। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फ़ौरन से समाप्त कर दे, क्योंकि इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर क्या किया, सरकार को मजबूर कर दिया गया कि यहाँ पर वो कॉर्न लॉ को समाप्त कर दे। तो कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। यानी कि बहुत ही कम कीमत पर खाद्य पदार्थ इंपोर्ट किए जाने लगे और आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। यानी कि जो ये लोग आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, उसकी कीमत कम थी इंस्टेड ऑफ जो उनके यहाँ पर खुद पैदा होता था उससे। तो फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की जो हालत थी वो बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो इंपोर्ट किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था और ये महंगा बेचते थे, तो वो इनके मुकाबले का नहीं था। मतलब इनका जो माल था वो उनके मुकाबले में नहीं टिक पा रहा था। तो विशाल भूभागों पर जो खेती थी वो बंद हो गई और हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। गाँवों से उजड़ कर या तो वे शहरों में या फिर दूसरे देशों में जाने लगे यहाँ के लोग।
और जब खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का जो स्तर है वो बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति जो थी वो काफ़ी तेज़ रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर औद्योगिक प्रगति इनकी बढ़ती है, जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि होती है। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और खाद्य पदार्थ का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती यहाँ पर की जाने लगी। तो ब्रिटेन का पेट भरने के लिए अलग अलग जगह पर खेती की जाने लगी और खेती के लिए ज़मीन को साफ कर लेना ही काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी, क्योंकि भाई अब खेत साफ़ कर लिए वहाँ पर खेती करने के लिए, अगर आपने माल बना भी लिया तो वहाँ से दूसरे देश पहुँचेगा कैसे, इसका भी तो इंतज़ाम करना था। तो इसके लिए क्या किया गया, तो बंदरगाहों से जोड़ने के लिए यहाँ पर इसको रेलवे का निर्माण भी की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना भी ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए ये आवश्यक था कि दूसरे इलाके के लोग वहाँ आकर बसे, यानी नए घर बनाएं और नई बस्तियां बनाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी कि श्रम का प्रवाह होने लगा। अब श्रम जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, उन्हें काम करने के लिए लोगों को वहाँ पर ले जाया जाने लगा। तो 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। तो यूरोप के आप देख सकते हैं 5 करोड़ लोग ये अमेरिका में और कहाँ पे जाके बस गए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। और ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग जो थे वो बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। कितने लोग, लगभग 15 करोड़ लोग यहाँ पर घर छोड़कर अपना अलग अलग देश में जाकर रहने लगे। यहाँ पर अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये अमेरिका का, ये देखिए यहाँ पूरा चित्र दिखाई देगा आपको। तो देखिए ये अमेरिका को रवाना होते हुए अप्रवासियों से लदे हुए जहाज़ का चित्र है। तो किस तरह से यहाँ पर ये अमेरिका जा रहे हैं अपने देश को छोड़कर सभी लोग। यहाँ पर ये चित्र देखिए, अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर ये जहाज़ पर चढ़ने का इंतज़ार करते हुए आयरिश के अप्रवासियों का चित्र है, यानी कि ये जहाज़ में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आए और कब ये जहाज़ में बैठें। ये आयरिश के अप्रवासी लोग दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर 1890 तक की अगर बात की जाए तो 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी और इसी घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव भी आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर सकते थे, अब यह काम औद्योगिक मजदूर करने लगे थे, यानी कि जो किसान थे वो खुद ये काम नहीं करते थे, अब जो औद्योगिक मजदूर थे वो ये काम करने लगे, जो संभवतः हाल ही में वहाँ पे आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था और पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूह के मज़दूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। तो इन जहाज़ों पर जो ये मज़दूर थे कहाँ के, दक्षिण यूरोप के, एशिया और अफ्रीका के और कैरेबियाई द्वीप समूह के मज़दूर जो थे इनको बहुत कम वेतन दिया जाता था और इनसे काम कराया जाता था। तो बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूँ और कपास की खेती यहाँ पर की जा सके। और नई जो नहरें थी उनकी सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। तो यहाँ पर इस इलाके में क्या गया, नई नहरों की जो सिंचाई वाले इलाके थे इनमें पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया गया और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती कहा गया, क्योंकि ये नहर के पास बसी हुई थी। तो भोजन जो था वो तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, लेकिन कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी थी।
जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश जो कपड़ा है वो मिलों की मांग को पूरा किया जा सके उससे। और रबड़ की भी कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच में विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। अब देखते हैं तकनीक की भूमिका। तकनीक की क्या भूमिका रही? तो इसी घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सभी क्या है तकनीकी बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए जो परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। यहाँ पर औपनिवेशीकरण के कारण क्या किया गया? यातायात और जो परिवहन था उसके साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार यहाँ पर कम किया जाने लगा और जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर जो औपनिवेशीकरण हुआ उसके कारण आने जाने के लिए परिवहन के साधनों में भारी सुधार हुए भाई। फिर जो रेलगाड़ियाँ थी वो बनी जल्दी जल्दी से, ताकि सामान को पहुंचाया जा सके। बोगियों के भार को कम किया गया और जो सामान ढोने के लिए जो जलपोत थे उनके आकार को भी बढ़ाया गया, जिससे कि उत्पाद जो है वो खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में पहुँचे और वो भी कम कीमत पर और आसानी से पहुँचाया जा सके उनको। इसलिए यहाँ पर ये चित्र आप देखिए, अगर ये चित्र आप देखेंगे तो इस चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर ये है द स्मिथ फील्ड क्लब पशु बाजार 1851। ये स्ट्रेटेंड लंदन न्यूज़। तो यहाँ पर मेलों में किसान ये अपने पालतू जानवरों को लाया करते थे। देख सकते हैं आप, पालतू जानवरों को लाते थे किसान अपने, और उनकी वहाँ पर खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था और 19वीं सदी के मध्य में स्मिथ फील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइन जाती थी। तो यहाँ पर ये है बहुत बड़ा, जो यहाँ पर क्या होता था, पशु बाजार मेला एक तरह का यहाँ पर लगता था। यहाँ पर अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये मांस को अलेक्जेंड्रा जलपोत पर लादा जा रहा है और ये यहाँ पर मांस का निर्यात भी तभी संभव हो पाया था जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई कि जहाज़ ठंडा किस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे फिर मांस को भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो यहाँ पर मांस उत्पादों की अगर बात की जाए तो मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। तो यूरोप से अमेरिका से यूरोप को जो है वहाँ पर मांस नहीं एक्सपोर्ट किया जाता था और उस समय केवल जिंदा जानवर को ही भेजा जाता था, यानी कि मांस तो एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। जब तक ठंडा जलपोतों को ठंडा रखने की व्यवस्था नहीं हुई तो तब तक यहाँ पर जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर जो थे वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे और बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाते थे या फिर बीमार पड़ जाते थे और बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक ही नहीं रह जाते थे। इस वजह से मांस खाना एक ज़्यादा महंगा सौदा था और यूरोप के जो गरीब थे उनकी पहुंच से तो ये बाहर ही था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादकों की जो मांग थी वो मांग और उत्पादन भी कम ही रहता था, यानी कि क्योंकि वो ज़्यादा महंगा पड़ता था तो इसलिए इसकी मांग भी कम ही रहती थी और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर ये स्थिति बदल गई और पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे कि जल्दी ख़राब होने वाली जो चीज़ें थी उनको भी लंबी यात्राओं पर अब ले जाया जा सकता था। इससे क्या हुआ, अब जानवरों को न ले जाकर अब उनके मांस को ले जाना ईजी था और फिर इनके मांस को ले जाया जाना स्टार्ट किया गया। तो इसके बाद फिर जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सभी जगह के जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप को भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया
बल्कि जो यूरोप में मांस के दाम थे वो भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी और पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे और अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन भी मिलने लगा। तो अब देखेंगे 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। तो 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार जो थे वो तेज़ी से फैलने लगे। यह केवल फैलते बाजारों और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर व्यापार में तो मुनाफा हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता भी देखी हमने यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के जो बहुत सारे भाग थे उनमें जो स्वतंत्रता थी और जो आजीविका के साधन थे वो भी छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। इसी के साथ जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए तो आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की जो सीमाएं हैं वो तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो उन्हें फुट्टा यानी कि स्केल रख कर खींचा गया हो। और दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जा करने की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरह का सहारा लिया था और 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक होती है और जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। और इसी के साथ 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले, तो 19वीं सदी के आखिर में क्या होता है, जो ब्रिटेन था और फ्रांस था इसने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी और बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में यहाँ पर सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब आइए देखेंगे कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। इससे पहले हम इस चित्र पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का यहाँ पर मानचित्र दिखाया गया है। तो ये है अफ्रीका का 19वीं सदी के आखिर के टाइम में जो औपनिवेशिक अफ्रीका था, ये उसका मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें यहाँ पर देखिए आप, इसमें दिखाया गया है बेल्जियम। तो बेल्जियम में कौन कौन सा, कांगो मुक्त जो ये गणराज्य है बेल्जियम ये है। ब्रिटिश की बात करें तो यार ये नाइजीरिया, मिस्र, सूडान, उत्तरी रोडेशिया, ब्रिटिश अफ्रीका, ब्रिटिश, ये जो येलो कलर वाला ये सारे ब्रिटिश हैं। और ये पर्पल कलर में आपको फ्रेंच दिखाई दे रहा है सारा यहाँ पर, यानी कि फ्रांस की बात करते हैं। और ये फिर आपको यहाँ पर जर्मनी दिखाई दे रहा है, ये जर्मनी पूर्व अफ्रीका हुआ, ये जर्मनी पश्चिमी अफ्रीका हुआ यहाँ पर। अगर ग्रीन कलर में बात करें तो ये इतालविया आपको दिखाई देगा, फिर पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रिटिश डोमिनियन वाले इलाके और फिर स्वतंत्र राज्य ग्रीन कलर में दिखाई दे, जैसे कि आइवरी कोस्ट। तो यहाँ पर ये आपको मैप दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है मध्य अफ्रीका में जो ये सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली को दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर देखते हैं कि ये मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली के बारे में। तो मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन जो स्टैनली हैं, ये स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। तो क्या थे स्टैनली? एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के जो अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषक यानी कि जो खोज करने वाले थे अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे और वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धा और मजदूरों को इकट्ठा किया और स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए।
बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली, और ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठी करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। यानी कि वो केवल यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा नहीं थी उनकी, बल्कि उनका जो मेन उद्देश्य था वो समाजवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था कि साम्राज्यवादी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। मेन मोटिव इनका यही होता था। अब देखते हैं रिंडरपेस्ट या फिर मवेशी प्लेग क्या है। तो रिंडरपेस्ट जिसे कहा जाता है मवेशी प्लेग भी, तो ये अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ये बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, और यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई जो मवेशियों की बीमारी थी, इसने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया था और दुनिया के साथ उनके संबंधों को एक नई शक्ल में ढाल दिया था। इसी के साथ प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। तो अफ्रीका में आबादी तो बहुत कम थी लेकिन वहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज जो था वो ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा था। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, यानी कि वहाँ पर पैसे पर काम नहीं किया जाता था, बल्कि ये क्या करते थे, इनकी ज़िंदगी ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलती थी। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की ज़रूरत क्या है। भाई यहाँ पर जब हमारा काम ऐसे ही चल रहा है तो फिर वेतन की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। तो यानी कि 19वीं सदी में जब इन यूरोपीय ताकतों को दिखता है कि यहाँ पर एक विशाल भूक्षेत्र है और यहाँ पर जो है खनिज भंडार हैं, तो इसकी तरफ आकर्षित होती हैं अफ्रीका की तरफ। और यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस से यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे, तो वो काम करना नहीं चाहते थे तनख्वाह पर। मज़दूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोक के रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था। तो कब किया जा सकता था उनका भुगतान? केवल कि कभी तभी किया जा सकता था जब करदाता या बागान जो है बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए और नए कानूनों में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के ज़रिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया गया और खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तो तभी वहाँ पर रिंडरपेस्ट नामक जो विनाशकारी पशु रोग है वो फैल जाता है। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की इस बीमारी जो थी ये सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी, और उस समय पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी जो सैनिक थे, इन सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के ज़रिए पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका तक बढ़ने लगी और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक जाकर पहुंच गई और 5 साल बाद यह कैप ऑफ गुड होप यानी कि जो अफ्रीका का दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है यहाँ तक पहुंच गई। और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। तो इस बीमारी ने 90% जो जानवर थे उनकी जान ले ली और पशुओं के ख़त्म हो जाने से तो जो अफ्रीकी थे
उनके अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु जो थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि 90% तो मर गए थे और जो थोड़े बहुत बचे कुचे थे उनको भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। और बचे कुचे पशु संसाधनों पर यहाँ पर कब्जे उनके बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का एक बेहतरीन मौका हाथ लग गया। और 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कई कहानियाँ देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये अपना राज कर लेते हैं सब पर। अगर ये आप चित्र देख पा रहे हैं तो पहला आप इस चित्र को देखिए। ये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में यहाँ पर खुदाई करने वाले मजदूर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसवाल खदान में खुदाई हो रही दक्षिण अफ्रीका के। यहाँ पर अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन किया जा रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से पानी में जाते थे, तो यह है विल्ज नदी। तो यहाँ पर विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सेना ट्रांसवाल की सोना खदानों तथा उसके पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता था। यानी कि अगर इस रास्ते से जाया जाता था नदी के विल्ज नदी को पार करके, तो ये सबसे छोटा रास्ता हुआ करता था ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का। और विटवाटसरलैंड में सोने की खान के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग जो थे वो उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। और 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से ऊपर जा चुका था। यानी कि 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा जो था वो 20% से भी ज़्यादा हुआ करता था। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर अब देखते हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। यानी कि भारत से किस तरह से श्रमिक जाते हैं। तो भारत से अनुबंधित यानी कि गिरमिटिया इन श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि दिखाता है। क्या दिखाता है, क्या प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की गई दुनिया थी। यानी कि कुछ लोगों को क्या हो रहा था, यहाँ पर तेज़ी से आर्थिक वृद्धि के कारण उनके किसी के तो कष्ट बढ़ रहे थे, किसी के आय बढ़ रही थी, दूसरे के कोई गरीब हो रहा था, कोई अमीर हो रहा था, किसी को तकनीकी प्रगति का बहुत सारा फ़ायदा हो रहा था और दूसरा कोई क्षेत्र था जो पिछड़ता जा रहा था। तो ये नए नए रूप में यहाँ पर नई एक दुनिया यहाँ पर ईजाद होती है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। यानी कि इनका पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता था। और यह अनुबंधों में शर्त यह थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। यानी कि 5 साल अगर वो अपने मालिक के बागानों में काम करेंगे तो तभी वो अपने देश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित जो श्रमिक थे वो मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार, मध्य भारत के और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाया करते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे और जो कुटीर उद्योग थे वो ख़त्म हो रहे थे 19वीं सदी के टाइम में, 19वीं सदी के मध्य के टाइम में। और ज़मीन का जो भाड़ा था वो भी बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था और इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा था। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। तो यानी कि यहाँ पर इनकी इतनी दुर्गति हो गई कि ज़मीन का भाड़ा बढ़ा तो उन्होंने खानों और बागानों के लिए ज़मीन को साफ़ किया जा रहा था। तो इन परिवर्तनों से इन पर गहरा असर ये पड़ता है कि वो जो बटाई पर ज़मीन ले लेते थे वो उसका भाड़ा, उसका किराया, इसका कर्ज ही नहीं चुका पाते थे और कर्जा इतना चढ़ जाता था कि वो उनको सब कुछ अपना घर बार वहाँ से छोड़ना पड़ता था। तो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तो भारतीय जो अनुबंधित श्रमिक थे उनको यहाँ ले जाया जाता था और तमिल आप्रवासी इनको
सीलोन यानी कि श्रीलंका और मलाया यानी कि मलेशिया जाकर काम इनसे करते थे वहाँ जाके काम। और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय के बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। तो ये यहाँ पर मज़दूरों की भर्ती जो थी, मज़दूरों की भर्ती का काम ये मालिकों के एजेंट क्या करते थे और एजेंटों को यहाँ पर कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न, गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मानने लगे थे कि गांव में जो गरीबी देखनी पड़ रही है वो ना देखनी पड़े शायद, इसलिए वो इन शर्तों को मान लेते थे। और एजेंट भी जो था, एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देता था कि कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। यानी कि वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बताता था, जैसा वहाँ पर होता था असल में ऐसा कुछ नहीं बताता था। तो बहुत सारे जो अप्रवासी थे उनको तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है, और अगर कोई मज़दूर अनुबंध के लिए राज़ी नहीं होता था तो एजेंट जो थे वो उसका अपहरण तक कर लेते थे। यानी कि ये यहाँ पर उनको किडनैप भी कर लिया करते थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस चित्र में दिखाया गया है, ये त्रिनिदाद का एक कोको बागान में काम करते हुए भारतीय गिरमिटिया मजदूर यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये 19वीं सदी के प्रारंभ का एक चित्र है। तो यहाँ पर उनको यहाँ पर हमने देखा कि उनको क्या कर लिया जाता था, उनको किडनैप कर लिया जाता था और किडनैप करके उनको ले जाया जाता था जो नहीं मानते थे। तो 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया था। भाई एक तरह से दास बनाना ही हुआ, किडनैप कर लिया, नहीं गए तो झूठ झूठ बहका कर ले जा रहे थे। बागानों में या फिर कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले और बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। और अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते थे तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। यानी कि जो यहाँ से बचकर जंगलों वगैरह में भाग जाते थे तो अगर वो पकड़ लिए जाते थे तो उनको भारी सज़ा भी दी जाती थी। और बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप को भी खोज लिया था। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप दे दिया गया। यानी कि त्रिनिदाद में क्या होता था, जो मुहर्रम होता था तो मुहर्रम का जो जुलूस होता था उसको एक विशाल उत्सवी मेले का रूप भी यहाँ पर दे दिया गया था। और इस मेले को होसे होसे मतलब इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया था। किसके नाम पर दिया गया था, तो यहाँ पर जो इमाम हुसैन थे उसके नाम पर ये दिया गया था होसे। और उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद, तो रास्ताफारियानवाद नामक जो विद्रोही धर्म थे, तो विद्रोही धर्म जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था, इनमें भारतीय अप्रवासियों और कैरेबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती थी। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर जो चटनी म्यूज़िक थी, तो यहाँ पर त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूज़िक भी भारतीय आप्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद ही सामने रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के स्वरूप एक मतलब सांस्कृतिक समागम के ये जो स्वरूप हैं एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यानी कि मिलजुल कर क्या था, ये कोई एक नई ही अभिव्यक्ति यहाँ पर पेश हो रही थी। तो इसी के साथ यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी और उनकी जो मूल पहचान और विशिष्टताएं थी वो गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया सा रूप जो था वो सामने आता था। यहाँ पर अगर आप ये चित्र देख रहे हैं तो ये शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र हैं। तो मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का महत्व होता था। यानी कि इन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसी का क्या नाम है, कौन मजदूर आ रहा है ना, इन्हें तो बस यहाँ पर नंबर देखते थे और इससे इनका काम चलता था। बस इन्हें तो मजदूरों के इन्हीं संख्या का महत्व ही उनके लिए होता था। तो यहाँ पर अगर बात करें आगे, तो ज़्यादातर जो अनुबंधित थे इसमें ज़्यादातर, तो जैसे ही इन श्रमिकों का अनुबंध समाप्त हो जाता था तो समाप्त हो जाने के बाद भी वे वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर से अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। और इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के
जो लोग थे उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिवनरेन चंद्रपॉल और राम नरेश श्रवण का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उनके नाम जो है वो हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। यानी कि जो भारत से गए थे ना शर्तों पर मजदूर, उनके ही ये वंशज हैं ये लोग। तो 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे और उनकी राय में यह बहुत ही अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरेबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों के जैसा ही बर्ताव करते थे। नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विक्षोभ और परायेपन के इस एहसास को खूब ही देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक अनुबंधित श्रमिक का गिरमिटिया मजदूर के अनुबंध का एक फॉर्म दिखाया गया है। इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म था उनके, किस तरह से इनको ले जाया जाता था, यहाँ पर फॉर्म वॉर्म पूरा फॉर्मेलिटी की जाती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले ये एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती बताई गई है कि वहाँ पर गिरमिटिया मजदूरों की हालत क्या थी एक्चुअल में। तो राम नारायण तिवारी ये भारत से गए थे, गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल तक काम किया था और उनके संस्मरण का अंश इस तरह से है। तो उन्होंने 10 साल तक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किया था। बताते हैं अपने बारे में। तो तमाम कोशिशों के बाद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर ही मेरे हाथ से सब जगह से छिल गए थे और मैं हफ्ते भर तक काम नहीं कर पाया था, जिसके लिए मुझे सज़ा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े थे। नए आप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर अपना जो काम है वो पूरा नहीं कर पाते थे और अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ हो तो तनख्वाह काट ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था और उन्हें तरह तरह की सज़ा दी जाती है और दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। यानी कि बहुत ही कष्टदायक स्थिति वहाँ पर इनकी हुआ करती थी। तो अब देखते हैं हम विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी कि विदेशों में जो भारतीय उद्यमी थे वो। तो विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की जो आवश्यकता थी, बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था। यानी कि जो बड़े बागान थे उनके लिए तो बाजार से और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन जो छोटे मोटे किसान थे उनका क्या होता था? तो यहाँ से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आ जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। यानी कि जो लोग निर्यात करने के लिए खेती किया करते थे तो उनको ये कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या फिर यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्था पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप जो थे वो भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे जो भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे थे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले थे। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों को अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे। तो यानी कि 1860 के दशक में इन्होंने क्या किया था, दुनिया भर के बंदरगाहों पर इन्होंने अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे और इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। तो यहाँ पर क्या होता था, आकर्षक स्थानीयों को विदेशी चीज़ें यहाँ पर मिलती थी और ये फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या जो थी वो भी दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ रही थी। अब देखते हैं हम भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी कि वैश्विक व्यवस्था। तो भारतीय व्यापार किस तरह से था, उपनिवेशवाद किस तरह से था और वैश्विक व्यवस्था जो थी वो किस तरह की थी।
तो भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था और इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। यानी कि जो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी इम्पोर्ट किया जाता है कपास उसको रोका जाए और जो हमारे ही देश में उग रहा है कपास हो रहा है उसको ही क्या दी जाए, सुरक्षा दी जाए, उसकी रक्षा की जाए। तो फलस्वरूप ब्रिटेन में जो आयातित कपड़ों की सीमा पर शुल्क थोप दिए गए और वहाँ पर महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। तो वहाँ पर क्योंकि शुल्क इतने ज़्यादा बढ़ा दिए तो वहाँ पर जो आयात था कपास का वो घटने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही हुआ करता था। तो यहीं से ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो केंद्र है वो यही है। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दुनिया भर में काम होते थे उन सभी का केंद्र यही है जो कि लंदन में स्थित है। तो 19वीं शताब्दी में जब आयात इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया क्योंकि अब इनके ही देश में होने लगी थी कपास अच्छी। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जो ब्रिटिश कपड़ा था वो उत्पादक, जो कपड़ा उत्पादक थे ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक, वो दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भी भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में गिरावट जो थी वो लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। तो सन 1800 के आसपास जो निर्यात में सूती कपड़े का जो प्रतिशत था वो 30% था, जबकि 1815 में घटकर ये 15% ही रह गया था और 1870 के दशक तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये निर्यात यहाँ पर घटने लगा। पहले जो कभी 30% हुआ करता था 1800 के आसपास, फिर वो 1815 में 15% हुआ और फिर 1870 के दशक तक आते आते केवल 3% ही रह गया। तो फिर यहाँ पर भारत जो था, तो यहाँ पर भारत किन चीज़ों का आयात किया था, तो भारत ने किन चीज़ों का आयात किया और आंकड़ों के माध्यम से फिर से एक नाट्य कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात जो था वो घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। यानी कि जो निर्मित वस्तुएं थी उनका निर्यात तो घटा बल्कि यहाँ से कच्चा माल अब भेजा जाने लगा। 1812 से 71 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। तो 1812 से 78 के बीच का निर्यात की हम बात कर रहे हैं, ये 5% हुआ करता था निर्यात कभी और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 35% हो जाता है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं ये सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से देखने वाला ये दृश्य दिखाया गया है। और 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी की शुरुआती सालों में सूरत जो था वो पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो कितने प्रतिशत तक पहुँच गया था, 5 से 35% तक ये पहुँच चुका था। और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा और कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा। और ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उससे चीन को निर्यात कर देती थी। यानी कि खेती भारत से करवाती और खुद निर्यात चीन को कर देती थी। तो अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। यानी कि जो अफीम बेच के उनको पैसा मिलता था वहाँ से चाय वगैरह खरीद लेते थे और दूसरे पदार्थ खरीद लेते थे, उनको अपने देश में लेके आ जाते थे। और 19वीं शताब्दी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई। यानी कि 19वीं सदी में क्या होता है, भारत के बाज़ारों में सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ के उत्पाद दिखने लगते हैं, तो ब्रिटिश उत्पाद ही दिखने लगते हैं। और भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्नों व कच्चा माल के निर्यातों में इजाफा होता है। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत में बहुत ज़्यादा होती थी। यानी कि अगर यहाँ से 2 को बेचा जाता था, कोई माल कच्चा माल बेचते थे तो वहाँ से 100 को बन के आता था। तो इस तरह से वहाँ से जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा हमें देनी पड़ रही थी। तो भारत के साथ ब्रिटेन जो था वो हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब ये था कि आपसी व्यापार में
हमेशा ब्रिटेन को ही फ़ायदा रहता था और भारत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। हमेशा जो मुनाफ़ा होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटेन को रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। अगर उसे किसी देश के साथ घाटा था व्यापार में तो वो यहाँ से पूरी कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा करके की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत के 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका इसने अदा की थी। जबकि ब्रिटेन जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस यानी कि देसी खर्चे का निपटारा होता था और इसके तहत ब्रातीनी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई जो निजी रकम है वो भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रातीनी अफसरों की पेंशन इसमें शामिल होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैप दिखाया गया है ये मैप है 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग का। तो भारत को किस तरह से यहाँ पर व्यापारिक मार्ग से जोड़ा जाता था। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई गई हैं ये दिखाई गई है समुद्री मार्ग। यहाँ से भारत यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये यहाँ से फिर भारत पहुँचा जाता था इस तरह से, यहाँ से यहाँ सूरत, इधर से फिर ये जो दिखाए गए हैं ये ब्लू वाली लाइन ये सारे मार्ग आपको दिखाए गए हैं समुद्री मार्ग। इसी के साथ जो ये वाले मार्ग हैं ये ज़मीनी मार्ग है जो भारत को आने के लिए ज़मीन वाला रास्ता था। तो यहाँ के रास्ते लोग क्या करते थे भारत में आते थे इधर से चलते हुए ऐसे ऐसे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तो सारे यहाँ पर भारत आने के ज़मीनी रास्ते दिखाए गए हैं। तो आज अब हम इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी इसका बचा हुआ चैप्टर हम अगले पार्ट में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।